दोस्तों ये सिल्क रोड कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब डैनियल ने हमारा साथ छोड़ दिया था, वो वापस लहासा जा रहा था और दोस्तों सॉल्ट लेक से नीचे आते हुए हमारा 2 बार लगातार टायर पंचर हो गया था। सैटन चाहता था कि पंचर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दरअसल सैटन के पास में ना कोई भी स्पेयर टायर नहीं था, कोई एक्स्ट्रा टायर बचा नहीं था उसके पास में। और जो दूसरा वाला टायर उसने गाड़ी में लगाया था वो बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही चिकना था, इतना चिकना था जैसे मेरा टकला सर। तो सैटन ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी पंचर ठीक हो जाए। मेरी नज़र में हॉर बिल्कुल उदास डिप्रेसिंग जगह थी। वहाँ कोई भी हरियाली नहीं थी, सिर्फ धूल और पत्थर और सालों से जमा हुआ कचरा हर जगह बिखरा हुआ था। मुझे और भी ज़्यादा बुरा इस वजह से लग रहा था क्योंकि ये टाउन लेक मानसरोवर के किनारे बसा हुआ था। लेक मानसरोवर जो कि तिबेट की सबसे पवित्र झील मानी जाती है, और बहुत दुख हो रहा था उस जगह को इस हालत में देखकर कि इतनी पवित्र झील के पास में इतना कचरे से भरा उदास डिप्रेसिंग जगह है। दोस्तों कॉस्मोलॉजी कहते हैं यूनिवर्स की पढ़ाई को, जैसे माइंड की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं, लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं, अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल वैसी यूनिवर्स की स्टडी को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। तो पुराने हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के हिसाब से मानसरोवर को 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स का सोर्स माना गया है। कौन कौन सी ग्रेट इंडियन रिवर्स हैं? इंडस है, गंगा है, सतलुज है और ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, हकीकत में देखा जाए, तो झील में से सिर्फ एक ही नदी निकल कर आती है जिसका नाम है सतलुज। बाकी नदियाँ निकल कर नहीं आती, सतलुज निकल कर आती है। लेकिन जो बाकी की नदियाँ हैं उनके हेड वाटर्स भी माउंट कैलाश के आसपास की पहाड़ियों से ही निकलते हैं। हम अब उस ग्रेट माउंटेन कैलाश के काफ़ी करीब थे और मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। सैटन ने मुझसे कहा कि मैं हॉर के एक लौते कैफ़े में जाकर चाय पी लूँ। ये कैफ़े टाउन के बाकी सारी बिल्डिंग्स की तरह बुरी हालत में था, बुरा सा पेंट किया हुआ था, कंक्रीट का बना हुआ था और उसकी 3 खिड़कियाँ टूट चुकी थीं। एक खिड़की से झील का अच्छा व्यू दिख रहा था, जिसकी वजह से ठंडी हवा भी इतनी बुरी नहीं लग रही थी। खिड़की से व्यू अच्छा आ रहा था तो ठंडी हवा भी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही थी। मुझे एक चाइनीज़ नौजवान ने सर्व किया जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ था। पहले तो उसने एक गंदे से कपड़े से मेरी टेबल पर लगी चिपचिपाहट को और भी ज़्यादा फैला दिया और फिर मुझे एक ग्लास और चाय का थर्मस ला कर दिया। आधे घंटे के बाद सैटन ने फाइनली मुझे इस अकेलेपन से बाहर निकाला, उस जगह से बाहर निकाला और हम गाड़ी लेकर हॉर से वेस्ट की तरफ जा रहे थे। लेकिन वहाँ पर और भी ज़्यादा पत्थर थे, और भी ज़्यादा कचरा था और उन पत्थरों और कचरों के बीच में से होते हुए हम माउंट कैलाश की तरफ निकल पड़े। हॉर में मेरा एक्सपीरियंस उन यात्रियों की कहानी से बिल्कुल अलग था जो पहले यहाँ पर आ चुके थे, जैसे कि इकाई कावागुची। ये एक जापानीज मॉन्क थे जो 1900 में यहाँ पर आए थे और इस झील की पवित्रता को देखकर वो इतना प्रभावित हुए कि वो रो पड़े। इतनी अच्छी लगी उन्हें ये जगह कि वो रो पड़े। और कुछ साल के बाद में इन पवित्र पहाड़ियों का ऐसा ही असर स्वेन हेडन पर भी हुआ। स्वेन हेडन इमोशनल नहीं थे, रैशनल थे, लेकिन उन पर भी उतना ही असर हुआ था इस जगह का। तो इन लोगों को तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे ये जगह पसंद नहीं आई। यहाँ कचरा था, उदासी थी, पत्थर थे और हरियाली तो बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था और रात 10:30 बजे के बाद हम डार्चन के एक गेस्ट हाउस के बाहर गाड़ी रोक कर उतरे। और मेरे लिए ये रात एक और परेशानी साबित हुई। जब मैं हॉर में था ना तो खुले में इतना ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी थी जिसकी वजह से मुझे फिर से कोल्ड हो गया था। हालांकि सच कहूँ तो ये कोल्ड कभी गया ही नहीं था, कोल्ड हमेशा से मेरे साथ में था। हर्बल टी पीने के बाद में भी नहीं गया था कोल्ड। लेकिन यहाँ पर जब मैं इतने कूड़े में, इतनी गंदगी में घूमा तो ये कोल्ड और ज़्यादा बढ़ गया। मेरी एक नाक की नाली फिर से बंद हो चुकी थी और जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे ठीक से ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मेरी एक नाक तो बंद थी। मेरी वॉच बता रही थी कि हम 4760 मीटर की हाइट पर थे और ये रावू से नीचे ही था। रावू इससे ज़्यादा ऊपर था, लेकिन फिर भी रावू में मेरी इतनी बुरी हालत नहीं हो रही थी। यहाँ पर आकर तो मैं हर रात को कई बार ऑक्सीजन के लिए हांफता रहता था, ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही थी मुझे। हाँ खैर, मुझे अब इन बेचैन रातों की आदत सी हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता था। आदत सी तो पड़ गई थी इन बेचैन रातों की, लेकिन फिर भी ना डर सा लगता था। मैं बहुत थका हुआ था और भूखा भी था, तो मैंने मुंह से सांस लेना शुरू करा। फिर थोड़ी देर बाद मैं मुंह के बजाय नाक से दोबारा से सांस लेने लगा। अब मेरी नाक ठीक थी, ऑक्सीजन दे रही थी मुझे, लेकिन जैसे ही मैं नींद में जा रहा था मैं अचानक से जाग गया। कुछ तो गड़बड़ है, मेरे सीने पर अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। मैं फौरन उठकर बैठ गया और जैसे ही मैं उठकर बैठा तो मेरी नाक तुरंत खुल गई, ऑक्सीजन आने लगी और सीने पर जो भारीपन महसूस हो रहा था ना वो भी ठीक हो गया, सीना हल्का हो गया उठकर।
मैंने सोचा कि ये तो बहुत अजीब बात है, ये क्या हो रहा है। मैं वापस लेट गया और दोबारा सोने की कोशिश करी, लेकिन फिर वही हुआ। मैं सोने ही वाला था कि एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे मानो कोई अंदर से रोक रहा हो मुझे सोने के लिए, और मैं सो ही नहीं पाया। शायद मेरी बॉडी ने इमरजेंसी सिग्नल्स को फिर से भेजा होगा, लेकिन इस बार वो इमरजेंसी सिग्नल पहले जैसे नहीं थे। इस बार तो मुझे ऑक्सीजन भी आ रही थी, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी बॉडी मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। जब मैं फिर से उठकर बैठा तो मुझे फ़ौरन बेहतर महसूस हुआ। मैं आराम से सांस ले पा रहा था और मेरा सीना भी ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं लेटता तो सीने में अजीब सा भारीपन महसूस होता। मैं दीवार के सहारे खुद को सीधा करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब मैं रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा था। और जब रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा तो नींद कैसे आएगी। मुझे ना नींद आने से डर लग रहा था, और ये डर क्यों लग रहा था, वजह क्या थी डर की, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मेरे अंदर एक छोटी सी आवाज़ कह रही थी कि अगर मैं सो गया तो शायद कभी जाग नहीं पाऊंगा, और इसीलिए मैं पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह सैटर्न मुझे डार्चन के एक मेडिकल कॉलेज में ले गया। डार्चन का मेडिकल कॉलेज नया नया बना था और बाहर से एक मॉनेस्ट्री जैसा लग रहा था। उस मेडिकल कॉलेज का एक मजबूत दरवाज़ा था जो कि एक बड़े से आंगन में खुलता था। हम कंसल्टिंग रूम तक पहुंच गए। वहां पर अंधेरा था, ठंडा सा कमरा था, और वहां एक टिबेटन डॉक्टर बैठा हुआ था। वो डॉक्टर वैसे कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहना था जैसे उसको पहनने चाहिए, जैसे मैंने सोचा था। कोई भी वाइट कोट नहीं था, बिल्कुल एक आम टिबेटन की तरह। एक मोटा पुलोवर पहन रखा था और वुलन टोपी पहना हुआ था। तो डॉक्टर के कपड़े नहीं पहने हुए थे, आम टिबेटन लग रहा था वो। जब मैंने उसे बताया कि मुझे सोने में दिक्कत हो रही है और जैसे ही मैं लेटता हूँ ना मुझे घबराहट होने लगती है, तो उस डॉक्टर ने मुझसे कुछ सवाल करे और मेरी कलाई की नस को दबाकर महसूस करता रहा। और फिर उस डॉक्टर ने सैटन से कहा कि ये बस सर्दी है और एल्टीट्यूड का असर है, तो मैं कुछ दवाइयाँ तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने पूछा कि क्या मैं कोरा करने के लायक हो जाऊँगा। डॉक्टर ने कहा, ओह हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं मेडिकल कॉलेज के बाहर आया और मेरे हाथ में एक ब्राउन एनवेलप था, और उस एनवेलप में 15 कागज़ों की छोटी छोटी पुड़ियाएँ थीं। इन पुड़ियाओं में बंद दवाइयों को मुझे खाना था, और मुझे टिबेटन मेडिसिन के 5 दिनों का कोर्स मिला था। 5 दिन तक मुझे दवाई को खाना था, और उस कोर्स को मैंने फ़ौरन शुरू कर दिया। नाश्ता करने के बाद वाले पैकेट को खोला तो उसमें ब्राउन पाउडर निकला, और मुझे इस पाउडर को गर्म पानी के साथ में लेना था। उसका टेस्ट बिल्कुल सिनेमन यानी दालचीनी जैसा था। लंच टाइम और बेड टाइम वाले पैकेट्स को खोला तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल था कि इसमें क्या मिला हुआ है। दोनों पुड़ियाओं में छोटी छोटी सी गोलियां थी ब्राउन रंग की, और उन गोलियों को देखकर थोड़ा सा शक होता था। वो बिल्कुल भेड़ के गोबर जैसी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उस दवा को खाया। उस रात पूरे दिन की दवाई खाने के बाद में मैं बहुत गहरी नींद सोया। जब सैटन को लगने लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मरूंगा नहीं, तब वो मुझे छोड़कर लहासा वापस चला गया। उसने मुझे बताया कि एक बुद्धिस्ट होने के नाते अगर मैं मर भी जाता तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धिज़्म में लाइफ और डेथ एक नेचुरल साइकिल है, और बुद्धिज़्म में मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर तुम मर भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन फिर उसने ये भी कहा कि अगर मैं मर जाता तो फिर शायद उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता, उसको पैसे नहीं मिल पाते। हल्का सा मजाक करा सैटन ने जाते हुए। एक अच्छी रात की नींद के बाद में डार्चिन जगह इतनी भयानक नहीं लग रही थी। हाँ, वहाँ पे धूल तो थी, कुछ बिल्डिंग्स आधी टूटी हुई भी थीं, और हर जगह पे पत्थरों और कूड़े का ढेर लगा हुआ था, तो जगह पर गंदगी तो बहुत थी। लेकिन गहरी नींद के बाद में वो जगह इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही थी मुझे। और आसमान बिल्कुल साफ नीला था, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ चमक रही थी। साउथ की तरफ एक मैदान फैला हुआ था, और उस मैदान के आगे मुझे हिमालयाज़ के खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। एक बड़ा सा बर्फ़ की चोटी वाला पहाड़, और उसकी चोटी के ऊपर एक हल्का सा छोटा सा बादल हवा में लटक रहा था। उस शहर में कुछ बेसिक जनरल स्टोर्स थे, और उन स्टोर्स के ऊपर चाइनीज सिगरेट, साबुन और बाकी ज़रूरत का सामान मिलता था। और वहाँ हर जगह पर प्रेयर फ्लैग्स लटक रहे थे। एक दुकान थी वहाँ पे। दोपहर में कुछ आदमी वहाँ पे पूल गेम खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, और वो पुराना टूटा फूटा सा टेबल खुले आसमान के नीचे काफ़ी अजीब लग रहा था। वहीं पास में कुछ औरतें एक पतली सी बहती हुई पानी की ठंडी धारा में अपने लंबे लंबे बालों को धो रही थीं, और वो पानी की धारा मेरे गेस्ट हाउस को क्रॉस करती हुई नीचे की तरफ बहती हुई आ रही थी। डार्चन का माहौल काफ़ी रिलैक्स था। यहाँ पर आराम था, सुकून था। लेकिन मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर कोई भी पिलग्रिम्स नहीं थे, कोई भी कोरा करने वाला तीर्थ यात्री था ही नहीं वहाँ पे। उस वक्त मैं अकेला था वहाँ पर जिसको कोरा परफॉर्म करना था।
मुझे बताया गया था कि जब पिलग्रिमेज सीज़न अपने पीक पर होता है ना, यानी यात्रा करने का जो सीज़न होता है अपने पीक पर होता है, तब ये शहर यात्रियों से पूरा भर जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अपना खुद का टेंट लेकर भी आते हैं, अपना सारा सामान लेकर भी आते हैं और अपने टेंट्स को लगाकर पूरे शहर को खचाखच भर देते हैं। जगह रहती ही नहीं यहाँ पे और उनके टेंट्स नीचे मैदान तक फैल जाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब पीक सीज़न होता है, अभी तो कोई भी यात्री नहीं है वहाँ पे। अब मैंने प्लानिंग तो ऐसे करी थी कि मैं सीज़न की शुरुआत तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि मैं बहुत पहले आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी यात्री नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि मैं पहले आ गया, अभी सीज़न शुरू ही नहीं हुआ। एक दोपहर मैं डार्चन के एक लौते कैफ़े में चाय का गिलास लेकर बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि अब क्या करा जाए, क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास में। थोड़ी देर सोचने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास में ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं, मेरे पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। और उस टाइम ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ख़ुद को पॉजिटिव रख पाना। एक तो नींद की परेशानी हो रही थी, नींद ठीक से नहीं आ रही थी, और फिर ऐसी सिचुएशन में ख़ुद को पॉजिटिव रख पाना बड़ा मुश्किल काम था। पर चाहे मैं जितना भी सोच लूँ, कुछ भी सोच लूँ, मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था इंतज़ार करना। इंतज़ार करने के सिवा मैं कुछ कर ही नहीं सकता था उस टाइम। हालांकि पिलग्रिमेज का ट्रायल काफ़ी चला हुआ था, पता लग रहा था कि ये रास्ता जा रहा है कोरा के लिए, काफ़ी वहाँ पे निशान वगैरह थे, अच्छे से रास्ता बना हुआ था क्योंकि बहुत लोग वहाँ से जाते हैं। लेकिन मुझे अकेला कोरा करने में बिल्कुल मन नहीं था। दोस्तों, कोरा सिर्फ एक पर्टिकुलर सीज़न में ही परफॉर्म होता है क्योंकि रास्ते के कुछ हिस्सों के ऊपर ना बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो सकता है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर सीज़न होता है जिसमें मौसम सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है और उसी में कोरा परफॉर्म किया जाता है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बर्फ़ पिघल चुकी है या नहीं, रास्ता साफ़ है भी या नहीं। और डार्चिन के नाले के किनारे चिपकी हुई गंदी बर्फ़ के टुकड़े देखकर तो मेरी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। उस बर्फ़ के टुकड़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि रास्ता ब्लॉक ही होगा, रास्ते के ऊपर बर्फ़ ही जमी हुई होगी, यात्री आ ही नहीं पाएंगे। सैटर्न के जाने के बाद मुझे डार्चिन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकूं, जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती हो। यहाँ पर किसी को इतनी इंग्लिश भी नहीं आती जिससे मैं सिंपल सा सवाल कर सकूं कि रास्ता बर्फ़ से क्लियर है या नहीं। इतनी इंग्लिश भी नहीं आती यहाँ पर किसी को। लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई नॉर्बू से। एक छोटा सा कैफ़े था, वहाँ अंधेरा था और वो कैफ़े थोड़ा गुफा जैसा लग रहा था। बीच में एक लंबी सी मेटल की स्टोव लगी हुई थी जो पूरे कैफ़े को क्रॉस कर रही थी। दीवारों और छत पर मल्टी कलर प्लास्टिक की शीट्स लटकी हुई थी। स्ट्राइप प्लास्टिक थी जिसमें चौड़ी चौड़ी ब्लू, रेड और वाइट लाइन्स होती हैं। और इसी प्लास्टिक से ना चाइना में बहुत ही मजबूत शॉपिंग बैग्स को बनाया जाता है और एशिया के बहुत सारे देशों में और यूरोप तक ये प्लास्टिक बैग्स बिकते हैं। जो मटेरियल लगा हुआ है ना वहाँ पे, उसके बैग्स बनते हैं और बहुत जगह पे वो बैग्स बिकते हैं। जिस हिसाब से मैंने प्लास्टिक देखा ना वहाँ पे, उस हिसाब से देखा जाए तो प्लास्टिक आज के ज़माने में सिल्क रोड पर चाइना का सबसे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट लगता है। इतना प्लास्टिक आ रहा था वहाँ पर, इतना प्लास्टिक आ रहा था, मानो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता हो प्लास्टिक। सब जगह पर प्लास्टिक ही प्लास्टिक था। कैफ़े में सिर्फ एक खिड़की थी जिसके पास में मैं बैठ गया जाके, ताकि अपनी नोटबुक के पेजेस को क्लियरली देख सकूं। वहाँ से थोड़ी रोशनी आ रही थी ना खिड़की से, तो नोटबुक के पेजेस को मैं देख सकूं, इस वजह से वहाँ पे जाके बैठ गया। मैं टाइम पास करने के लिए एक नॉवल भी साथ में लेकर आया था। नॉर्बू जब अंदर आया तो उसने मेरी बुक को देखा और हाथ से इशारा करके पूछा कि क्या वो मेरे सामने बैठ सकता है, मेरे सामने जो टेबल हिल जुल रही है उस टेबल के ऊपर बैठ सकता है। यू इंग्लिश? उसने चाय ऑर्डर करने के बाद में पूछा। मैंने कहा हाँ, और फिर हम दोनों की बातें शुरू हो गईं। मुझे नहीं लगा था कि नॉर्बू यहीं का लोकल है, क्योंकि वो विंड चीटर पहना हुआ था और उसका जो चश्मा था ना, वो भी वेस्टर्न स्टाइल का मेटल रिम वाला था। दोस्तों, विंड चीटर इस तरह की जैकेट होती है और तिब्बत का जो लोकल होगा ना, वो इस जैकेट को नहीं पहनेगा। ये जैकेट पहनी जाती है यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो जब मैंने देखा कि नॉर्बू विंड चीटर जैकेट को पहना हुआ है और मेटल रिम वाला चश्मा लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि शायद ये यहाँ का लोकल नहीं होगा। लेकिन फिर नॉर्बू ने बताया कि वो तिब्बतन ही है, लेकिन बीजिंग में चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस के इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में काम करता है तो वो तिब्बत का, लेकिन चाइना में काम करता है। तो मैंने सोचा कि शायद वो यहाँ पर फील्ड वर्क पर आया हो, कुछ काम करने के लिए आया हो यहाँ पे। उसने कहा कि काम करने के लिए आया भी हूँ और नहीं भी, और फिर बताया कि मैं यहाँ पर कोरा करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही मेरा दिल एकदम उछल गया, मज़ा आ गया मुझे ये बात सुन के। नॉर्बू ने मुझे बताया कि वो कई सालों से कैलाश कोरा पर एकेडमिक पेपर्स को लिखता हुआ आ रहा है और बुद्धिस्ट लिटरेचर में कई टैक्स में इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी लिख रहा है।
अब उसने इतना काम तो करा, रिसर्च वगैरह तो करी है कोरा के बारे में, लेकिन उसने कभी खुद कोरा परफॉर्म नहीं करा। तो अभी वो इसी वजह से आया ताकि कोरा को परफॉर्म कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। और फिर जब मेरी बात आई बताने की कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ डार्चिन में, तो मैंने बताया कि मैं भी यहाँ पर कोरा करने के लिए आया हूँ। और ये सुनकर नॉर्बू की आंखों में चमक आ गई। वो भी बहुत खुश हो गया ये जानकर कि मुझे भी कोरा करना है। और उसने एक्साइटेड होकर कहा कि हम एक टीम बन सकते हैं, 2 एकेडमिक्स जो लाइब्रेरी से भागकर यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, शायद मेरी पॉजिटिव थिंकिंग वाली स्ट्रेटेजी काम आ रही थी, क्योंकि अब सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। स्टार्टिंग में तो नॉर्बू से मिलने की बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि उसको भी कोरा करना है। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि वो भी मेरी ही तरह यात्रा के लिए तैयार नहीं है, अनप्रिपेयर्ड है, तो फिर मेरी खुशी थोड़ी कम हो गई। मैं भी अनप्रिपेयर्ड हूँ, वो भी अनप्रिपेयर्ड है, हम दोनों कच्चे हैं इस मामले में। और वो बार बार मुझे बताता रहता कि वो कितना मोटा है और ये यात्रा उसके लिए कितनी मुश्किल होने वाली है, बहुत ऊपर है। वो मुझे बार बार याद दिलाता रहता, चलना बहुत थका देने वाला होगा। और उससे बातें करते करते मुझे ये भी पता लगा कि वो स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर ना एंथुजियाज्म था, जोश था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो टिबेटन था। अब मैं सोच कर तो ये आया था कि मैं ये ट्रैक कुछ सच्चे भक्त टाइप पिलग्रिम्स के साथ में करूँगा, कोई बहुत ही सच्चा भक्त होगा उसके साथ में मैं ट्रैक करूँगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद नॉर्बू ही मेरा परफेक्ट कंपेनियन हो सकता है, ये मेरा परफेक्ट पार्टनर हो सकता है और इसके साथ में मुझे मज़ा आएगा ट्रैक करके। नॉर्बू ने सुझाव दिया कि हम अपना सामान उठाने के लिए याक्स को हायर कर लेते हैं। उसने बहुत अच्छा सुझाव दिया था और ये मैंने एक अच्छे साइन की तरह लिया। उसने बढ़िया एडवाइस दी ना मुझे, तो हो सकता है कि आगे भी कोई बढ़िया एडवाइस दे, काम का इंसान हो। और उसका पर्वत के चक्कर लगाते हुए प्रोस्ट्रेशंस करने का भी कोई इरादा नहीं था। प्रोस्ट्रेशंस देखो इस तरह की होती है, ज़मीन के ऊपर लेट जाते हैं और रेंगते हुए जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने चीख कर कहा, नॉट पॉसिबल, और टेबल पर गिरकर हंसने लगा। ज़मीन पर रेंगते हुए जाने का स्टाइल उसका नहीं है और वैसे भी उसका पेट बहुत बड़ा था। दोस्तों, आपकी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। क्लास 11th के सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है, जो भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है इस प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ, सारे चैप्टर्स मिलेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे क्लास 12th की किसी और वीडियो में। जय हिंद।